Hello, myself Gunjan Mishra here to give you the demo lecture for the Hindi subject. तो सबसे पहले हमको जानना है हिंदी विषय के बारे में, हिंदी शब्द के विषय में कि यह शब्द का द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिंदी, इस वर्ड का, इस शब्द का कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ से यह शब्द आया। आप में से बहुत से लोगों को अगर ये बच्चों आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होगा। सबको लगेगा कि हिंदी जब स्वयं में एक भाषा है, हिंदी के अंदर ही कितने शब्दकोश हैं, शब्दकोश में हजारों लाखों शब्द हैं, तो क्या ये हिंदी किसी दूसरे भाषा से भी आ सकता है क्या? लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, सरप्राइज आप होंगे कि हिंदी शब्द स्वयं किसी दूसरे भाषा से आया है, फारसी भाषा से आया है। हुआ ना आश्चर्य? लेकिन इसके पीछे भी बहुत रोचक कहानी है कि कैसे हिंदी फारसी भाषा के एक शब्द से आया है। मतलब यूं कहें कि बच्चा जन्म तो लिया आपके घर में, लेकिन नाम कौन रखे? नामकरण कौन किए? पड़ोसी किए। तो इसके हिस्ट्री, इसके इतिहास जानने में इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स जरूरी है। अगर हम थोड़ी इतिहास की भी जानकारी रखें तो इस उद्गम को जान सकते हैं। अगर हम रफ मैप बनाते हैं भारत का, ये एक रफ मानचित्र है, मैप है, नक्शा है भारत का। तो अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत में मध्यकालीन इतिहास में ज्यादातर जो आक्रमण हुआ नॉर्थ ईस्ट से हुआ, नॉर्थ वेस्ट से हुआ। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये डायरेक्शन, इस दिशा से आक्रमण हुए। कारण भी थे कि इधर हिमालय की पहाड़ियां, पर्वत श्रेणी है, तो इधर से आक्रमण करना मुश्किल था, तो इधर से आक्रमण हुआ। अब आपको पता है कि इधर इंडस रिवर, इंडस, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका रिलेशन है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिंदी, कैसे हिंदी शब्द का उद्गम हुआ, इसी से संबंध है, इसी इतिहास और भूगोल से। इसीलिए अगर आप विषयों को इंटीग्रेट करके पढ़ें तो समझने में और कंसेप्ट के क्लियर होने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इधर से आक्रमण हो रहे थे और इंडस रिवर ऐसे यही डायरेक्शन में फ्लो करती है। इंडस को हम क्या कहते हैं? सिंधु भी कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। इंडस को ही हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। अब ईरानी कहिए या फारस कहिए, दोनों एक ही बात है। उसी ईरान आजकल चर्चा में है, समसामयिकी में, इन द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स ईरान इज एट द टॉप ऑफ टाउन, चर्चा में है। वही ईरान के लोग जब इधर से आ रहे थे भारत में, तो सिंधु को क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे, ठीक, सिंधु को पार कर रहे थे। अब दिक्कत क्या है? सिंधु है तो हिंदी कैसे हो गया? ईरानी यानी फारसी स्व को ह कहते थे, स्व को क्या कहते थे? ह। स्व को क्या कहते थे? ह कहते थे। ये बात समझ गए? अब उनको इस नदी के पार वाले स्थान देश पर आक्रमण करना था, तो सिंधु के पार वाले जगह को हिंदू हिंदू कहने लगे। सिंधु बोलते थे और उच्चारण करते थे हिंदू। आई बात समझ में? तो सिंधु से क्या हो गया? हिंदू हो गया, ठीक। सिंधु से हिंदू बना और इसी हिंदू से बनते बिगड़ते और बनते लास्ट में आपको जाकर हिंदी बना, और इसी हिंदू से हिंदुस्तान देश का नाम भी पड़ा। कितने लोगों को
या कंफ्यूजन होता है कि क्या यह हिंदू किसी रिलीजन से संबंधित है, हिंदुस्तान किसी रिलीजन से रिलेटेड है। तो बिल्कुल नहीं, आपको अब ये भी पता चल गया कि हिंदू और हिंदुस्तान, जो हिंदुओं का, जो सिंधु नदी के पार लोगों के रहने वाले का स्थान है, वो हिंदुस्तान है। एक शायर भी कहे हैं कि हिंदुस्तान किसी एक, मतलब मैं कंप्लीटली याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका भाव है कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, किसी एक क्या नहीं है, सबका है हिंदुस्तान। इस शायर के अंदाज में ये शायरी है हिंदी की प्रसिद्ध। अब विषय पे आते हैं। तो हम यहाँ से दो चीज जान गए कि हिंदी शब्द का उद्गम कैसे हुआ। उसके बाद हम ये भी एक जान गए कि हिंदुस्तान देश का नाम पढ़ने के कारण क्या कारण, पढ़ने के पीछे क्या कारण है। उसके बाद थोड़ा ज्योग्राफी, इंडस रिवर, सिंधु नदी के विषय में, थोड़ा हिस्ट्री, ये भी जान गए। और हम सबसे मूल जिस विषय पे हैं कि हिंदी का नाम, हिंदी कैसे पड़ा और हिंदी शब्द कैसे स्वयं हिंदी का नाम होके फारसी भाषा से आया। ठीक, इतनी बातें हम लोग जान गए। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि आगे तो इंट्रोडक्शन, हिंदी शब्द के परिचय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे, मूलतः इसको विषय वस्तु के हिसाब से देखें तो हम इसको 2-3 भागों में बांट सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ना ये 2 ही तरह 3, लेकिन मूलतः हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या आपके सिलेबस के हिसाब से। हिंदी को गद्य, गद्य, बहुत से लोग गलती करते हैं, इसको ध पढ़ते हैं, लेकिन ये ध नहीं, इसका उच्चारण द, गद्य है। फिर आएगा पद्य। और कैसे ध और द में क्या अंतर है, यहाँ खड़ी लाइन आप देखते होंगे, यहाँ खड़ी लाइन, तो ये गद्य हो गया, ये पद्य हो गया। और क्या होगा बच्चे, आपके सिलेबस में व्याकरण होगा। गद्य का मतलब गद्यांश से संबंधित है, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, आलोचना, ये सब किसके अंदर आएंगे, गद्य के अंदर आएंगे। पद्य के अंदर क्या आएगा, तो कविताएं आएंगी, जितनी कविता हैं वो पद्य के अंदर आएंगी। व्याकरण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये जितने रस, अलंकार, छंद, ये सब किस में आएंगे, व्याकरण में आएंगे। ठीक, अगर हम कहानी पढ़ाते हैं आपको तो कहानी का वाचन करेंगे तो लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। आपको मूलतः देखना है मेरे पढ़ाने की शैली। तो कहानी, कविता थोड़ा मुश्किल है, तो हम सबसे टफ, जो सबसे कठिन माना जाता है, क्लास 10 का अलंकार हम लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि कितना हम समझा पाते हैं और आप मेरा मूल्यांकन कर पाएँ। तो व्याकरण का एक कंसेप्ट हम ले रहे हैं, अलंकार, और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कितना सफल होते हैं आप मूल्यांकन करेंगे। और मेरे हिसाब से ये कठिन कंसेप्ट माना जाता है, तो इसी को लेते हैं कि इसको कितना हम सहज बना पाते हैं। अलंकार का मतलब क्या हुआ, क्लास 10 के सिलेबस में है व्याकरण। तो हिंदी में कुछ भी आपको किसी भी चीज़ को आसान करना हो या किसी भी विषय में शायद यह लागू होगा, तो इसको हम तोड़ दें, इसका संधि विच्छेद करें, 2 सार्थक भागों में तोड़ कर देखें तो आसान होना चाहिए। अलंकार को हम जब संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद का मतलब कि तोड़ते हैं, विच्छेद का मतलब तोड़ना, और संधि उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हुआ। जब जोड़ेंगे तो संधि, जब तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद। अलंकार जो बना है, अलम धन कार बराबर अलंकार। ठीक, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। शायद हिंदी ना समझ में आए तो आप ज्वेलरी सुने होंगे,
जो महिलाएं अक्सर पहनती हैं कान में, नाक में। तो इसका मतलब हुआ आभूषण। कार का मतलब कर्ता, करने वाला। कार का मतलब कर्ता, करने वाला। द वन हु इज डूइंग इज कार, कर्ता। आभूषण, तो कुल मिला के थोड़ा बहुत तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। बस संधि विच्छेद से परिभाषा पर चलने से पहले एक साधारण भाषा में एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल बोले तो, जैसे महिलाएं, स्त्रियां सुंदर लगने के लिए आभूषण पहनती हैं, ठीक वैसे ही जब पद्य को सुंदर लगने के लिए कुछ पहनाया जाए तो व्याकरण की भाषा में उसे अलंकार कहते हैं। अब आपको लगता होगा कि सर इसको रोचक बनाने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि महिलाएं, स्त्रियां मेकअप करती हैं, आभूषण पहनती हैं, लेकिन हिंदी की किताब में भी सेम यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो विषय वस्तु पर ही मैं टिका हुआ। अलंकार तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का उपयोग होता है, साधारण भाषा में बताएं कि काव्य का मतलब पद्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक, वह जा रहा था, वह खेल रही थी, मैं आया तब वह चली गई। ये कहानी के इसमें कोई तुक नहीं मिल रहा। आप कविता पढ़ते होंगे तो एक अलग अनुभूति होती होगी, एक अलग फीलिंग, उसमें तुक, लय और छंद इत्यादि का मिश्रण होता है। उसमें अलंकार का, तभी कविताएं रोचक होती हैं पढ़ने में। उसमें गायन लय होता है, उसमें गीयता मतलब कि आप एक सिंगिंग टाइप का कर सकते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर फेंक, ये सब कविताएं हैं मातृभूमि के लिए, जो शीश चढ़ाने जावे वीरने। तो कविता, इसको पढ़ने में एक अलग आपको फीलिंग आता होगा और कहानी में, उपन्यास में एक अलग आएगा। तो यही जो अलंकार है, रस है, छंद है, यही सब मिलकर पद्य को गद्य से अलग करते हैं। ठीक, अब अलंकार को 3 तरह से बांटा गया है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, एक हो गया उभया अलंकार। तो बड़ा आसान टेक्निक है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है? शब्दालंकार, दोनों को तोड़ दीजिए। शब्द धन अलंकार, वैसा अलंकार जिसमें चमत्कार शब्द के द्वारा पैदा हो, शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि, और वक्रोक्ति, विवक्षा। अर्थालंकार, इसके रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और इसके जो सिलेबस से बाहर है, अभी काम के नहीं है, संकर, संसृष्टि इत्यादि, इसको 2 वर्गों में बांटे गए। ये मूलतः हमारे काम का है, इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। खैर वीडियो भी लंबा होगा, कंक्लूड करते हैं। मुझे आशा है कि आप इतने से मेरे पढ़ाने की शैली को भांप गए होंगे। वैसा अलंकार जिसमें शब्दों के हिसाब से चमत्कार पैदा हो, काव्य में शब्दालंकार। अर्थालंकार, जिसमें अर्थ के, भाव के दृष्टि से, मतलब उसका भाव समझ रहे हैं तब काव्य में सौंदर्य बढ़ रहा है। उभया अलंकार, बोलते हैं कि मेढक उभयचर है, जल पे भी रहता है, थल पे भी रहता है। जो दोनों में रहता है उभय है, इंग्लिश में उसको कॉमन कहते हैं, जिसमें शब्द के भी चलते और अर्थ के भी चलते चमत्कार पैदा हो, सौंदर्य बढ़े, वो क्या हो गया? उभया अलंकार। अब इसके एग्जाम्पल हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। अनुप्रास मतलब एक ही वर्ण की, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास है, जिसमें च च च बार बार यही शब्द आए
तो उसको पढ़ने में सिंगिंग वाली फीलिंग आएगी। चारों चंद की चंचल किरणें, यमक अलंकार। यमक में और श्लेष में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हम आपको यहीं पे कंक्लूड भी करते हैं अपने इस वीडियो को, इसको समझा के। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यमक में शब्द एक से ज्यादा बार आएगा और अर्थ उसका अलग होगा। उदाहरण दूंगा फिर आपको अच्छे से आएगा समझ। श्लेष में एक ही शब्द आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, दोनों आपस में मिल गए, इसीलिए बोला जाता है कि ये दोनों कंफ्यूजिंग है। लेकिन मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल से आएगा समझ में। फिर लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद रखने के लिए। यमक कनक कनक तैसय गुणी मां दत्ता अधिकार। कनक कनक 2 बार आए और दोनों कनक के अर्थ अलग है। यहाँ पर श्लेष में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। तो पानी एक ही बार आएगा लेकिन पानी का 3 मतलब है। जल है, चमक है, मनुष्य की इज्जत है, मनुष्य की। अरे कोई बहुत बेइज्जती वाला काम कर दिया तो आप क्या बोलेंगे कि थोड़ा भी पानी नहीं है इसमें। कहीं जल की जरूरत है तो उसको भी पानी कहेंगे। आई बात समझ में। तो एक ही शब्द पानी है लेकिन उसके अर्थ 3 बदल हैं। यहाँ कनक कनक तैसय गुणी मां दत्ता अधिकार, कनक 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ। एक कनक का मतलब धतूरा मादक द्रव्य जिससे नशा पैदा हो, जैसे शराब, उसी तरह का उसी श्रेणी का एक धतूरा भी चीज है, ठीक। और सोना भी। तो कहते हैं कि धतूरा में जितना मादकता आएगा, आदमी का मतलब घमंड पे इस पे दिखाया गया, लेकिन सोना आने से, धन आने से आदमी का घमंड धतूरा से भी 100 गुना ज्यादा आ जाएगा। तो एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब स्वर्ण या सोना। तो अलग अलग शब्द हैं, अलग और अर्थ अलग है। इसमें एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग है। अब एक ट्रिक है, इस य को देखिए, य को यहां पर आप देखिए, ये कैसा है, 2 के जैसा है, 2। तो जिसमें शब्द 2 बार आए वो यमक हो गया, जो बच गया शब्द एक ही बार आए वो श्लेष हो गया। और अर्थ तो दोनों में भिन्न होंगे, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। थैंक यू। मुझे आशा है कि आप इतने से मेरा मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, किसी कठिन कंसेप्ट को सहज भाषा में पढ़ाने में, समझाने में सामर्थ्य रखता हूँ या नहीं। धन्यवाद।